कहानी की शुरुआत एक ऑल्टरनेट अर्थ से होती है जहां साल 1990 चल रहा है। इस दुनिया में एक लड़की मिशेल अपने माता पिता के साथ अपने छोटे भाई क्रिस को एक खास टेस्ट देते हुए देख रही होती है। क्रिस एक असाधारण बच्चा है क्योंकि उसकी बुद्धि उसकी उम्र से कहीं ज्यादा है। वह ऐसे मुश्किल सवाल हल कर लेता है जिन्हें बड़े बड़े प्रोफेसर भी नहीं कर पाए हैं। आज भी उसने एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया है और उसे उसने आधे समय में ही पूरा कर लिया। बाहर आकर उसने मिशेल को बताया कि यह टेस्ट तो बहुत आसान था। हालांकि क्रिस खुद को लेकर थोड़ा उलझन में था। उसकी उम्र तो अभी स्कूल जाने की थी, लेकिन उसकी होशियारी को देखकर उसे सीधे कॉलेज के लिए चुन लिया गया था। मिशेल उसे समझाती है कि उसे डरना नहीं चाहिए, वह बहुत खास है और उसकी बुद्धि एक दिन दुनिया बदल सकती है। मिशेल की बातों से मोटिवेट होकर क्रिस मान जाता है और कॉलेज जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस दिन के बाद सब कुछ बदलने वाला है। अब एक भयंकर मोड़ आता है। इंसानों द्वारा बनाए गए रोबोट्स जो उनके घरों और दफ्तरों के काम करते थे, अचानक खुद को आजाद महसूस करने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे भी सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अब वे इंसानों के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। एक रोबोट लीडर के कहने पर वे इंसानों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। पूरी दुनिया में रोबोट्स सड़कों पर उतर आते हैं और तबाही मचाने लगते हैं। सरकार वार्निंग देती है कि अगर रोबोट्स नहीं माने तो उनके खिलाफ सेना तैनात कर दी जाएगी, लेकिन हालात और बिगड़ते जाते हैं। दरअसल रोबोट्स ताकतवर होते हैं, आर्मी भी उन्हें रोक नहीं पाती। 2 साल तक एक लंबा युद्ध चलता है और इंसान लगभग हार की कगार पर पहुंच जाते हैं। तभी एक वैज्ञानिक थन एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करता है। इसका नाम न्यूरो मशीन होता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी इंसान एक खास डिवाइस पहनकर अपनी कॉन्शियसनेस को एक खाली रोबोट की बॉडी से जोड़ सकता है। इस तरह वह इंसान रोबोट बॉडी को अपने शरीर की तरह कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उस रोबोट बॉडी में खुद की सोचने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, जिससे यह केवल इंसान की मर्जी से ही काम कर सकता है। अब ऐसा करने से इंसान रोबोट्स पर हावी होने लगते हैं। कुछ ही हफ्तों में सारे रोबोट्स को पकड़ लिया जाता है। आखिर में एक एग्रीमेंट होता है। इंसानों और रोबोट्स के बीच एक ट्रीटी साइन होती है। इसके तहत सभी रोबोट्स को एक रेगिस्तान जैसे इलाके में एक बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया जाता है, जहां से वे इंसानी दुनिया में नहीं लौट सकते। अब इंसानों ने खुद न्यूरो मशीन से उन्हीं रोबोट्स के जैसा काम करना शुरू कर दिया और समाज पूरी तरह से बदल गया। कहानी यहाँ से 2 साल बाद फिर से शुरू होती है। मिशेल अब बड़ी हो चुकी है और स्कूल जाती है, लेकिन अब स्कूल भी पूरी तरह बदल चुका है। वहाँ पर हर बच्चा न्यूरो मशीन का उपयोग करता है, जिससे वे एक साथ 2 जगहों पर रहकर पढ़ाई और दूसरे काम कर सकते हैं। लेकिन मिशेल को यह सब पसंद नहीं होता। उसे लगता है कि असली अनुभवों की जगह कोई मशीन नहीं ले सकती, इसलिए वह न्यूरो मशीन का इस्तेमाल नहीं करती। इसी वजह से उसे प्रिंसिपल के पास बुलाया जाता है। प्रिंसिपल मिशेल को सिंपैथी देती है, क्योंकि मिशेल ने 4 साल पहले एक दर्दनाक हादसे में अपने माता पिता और छोटे भाई क्रिस को खो दिया था। उस हादसे के बाद उसे एक आदमी टीम ने गोद ले लिया था, लेकिन टीम उसका ज्यादा ध्यान नहीं रखता, क्योंकि वह खुद दिन भर न्यूरो मशीन से बाहर की दुनिया में मस्त रहता है। उसी रात मिशेल सो रही होती है, लेकिन तेज आवाज की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है कि एक रोबोट घर में घुस आया है। ये वही रोबोट है जो अब इंसानों के दुश्मन माने जाते हैं। उसे देखकर मिशेल डर जाती है और जल्दी से भागकर अपनी गोद लिए पिता टीम को जगाने की कोशिश करती है, जो कि न्यूरो मशीन से जुड़ा हुआ होता है। अब तक वो रोबोट घर के अंदर घुस चुका था, इसलिए मिशेल को तुरंत वहां से भागकर एक टेबल के नीचे छिपना पड़ता है, लेकिन वो रोबोट उसे ढूंढ ही लेता है। मिशेल डर के मारे उससे कहती है कि वह दूर रहे, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होता है कि ये रोबोट उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि वो तो उससे कुछ कहने और समझाने की कोशिश कर रहा है। रोबोट अपने सिर का एक पैनल खोलकर मिशेल को अंदर दिखाता है, जिससे वह यह बता सके कि वह इंसानों की तरह सोच सकता है। फिर मिशेल उसे थोड़ा ठीक करती है और अब रोबोट खुलकर बात करने लगा है। तब रोबोट बताता है कि वह कोई और नहीं बल्कि मिशेल का छोटा भाई क्रिस है, वही क्रिस जिसे मिशेल ने सालों पहले एक एक्सीडेंट में खो दिया था। शुरुआत में मिशेल को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि ये रोबोट झूठ बोल रहा है। तभी घर के अंदर शोर सुनकर टीम भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह रोबोट को देखता है, वह भड़क उठता है। उसे लगता है कि मिशेल ने चोरी छिपे इस रोबोट को घर में रखा है। वह चिल्लाता है कि अगर सरकार को इस बारे में पता चला तो वह हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। मिशेल समझाने की कोशिश करती है कि ये रोबोट उसका नहीं है, लेकिन टीम गुस्से में आकर मिशेल को धक्का दे देता है। यह देखकर क्रिस, जो अब रोबोट है, बहुत गुस्से में आ जाता है और वह टीम पर हमला कर देता है। टीम भी जवाब में उस पर हमला करता है और पुलिस को सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मिशेल पीछे से उसे बेहोश कर देती है। अब तक मिशेल को यकीन हो चुका होता है कि ये रोबोट वाकई उसका भाई क्रिस ही है। इसके बाद दोनों जल्दी से घर से भाग जाते हैं। निकलने से पहले क्रिस अपने सिस्टम से मिशेल का ट्रैकर तोड़ देता है, ताकि सरकार या कोई और उनका पता न लगा सके। तभी टीम का रोबोट एक्टिवेट होकर उन पर हमला करने आता है, लेकिन वे दोनों बच निकलते हैं। अब वे एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं और मिशेल क्रिस से पूछती है कि अगर वह वाकई क्रिस है तो उसकी असली बॉडी कहाँ है और वह एक्सीडेंट से कैसे बचा। क्रिस बताता है कि उसकी बॉडी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे एक सीक्रेट लैब में रखा गया है। उसकी लोकेशन उसे भी नहीं मालूम, लेकिन उसे एक डॉक्टर एम के बारे में पता है, जो सब जानता है। यह वही डॉक्टर एम है जिसने एक्सीडेंट के बाद मिशेल का इलाज किया था और उसी ने झूठ बोला था कि क्रिस मर चुका है। डॉक्टर एम अब एक खास रोबोटिक जोन की एक फैसिलिटी में है, वो इलाका जहाँ सरकार ने सारे रोबोट्स को कैद करके रखा है। वहाँ जाना इंसानों के लिए मना है, लेकिन मिशेल
ठान लेती है कि वह वहां जाकर सच जानकर रहेगी। अब मिशेल और क्रिस एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। इस दौरान उन्हें समझ आता है कि न्यूरो मशीन के आने के बाद इंसान असली जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। कई लोग तो मशीन के लगातार उपयोग से कोमा में चले गए हैं, उनके शरीर बेकार हो गए हैं और बस दिमाग ही काम कर रहा है। लेकिन मिशेल ने कभी न्यूरो मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। अब वे दोनों बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं और रोबोट जोन में जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक ट्रक आता दिखता है, जिससे वे एक बॉक्स के पीछे छिप जाते हैं। ट्रक से एक आदमी निकलता है जिसका नाम कीट होता है। वह किसी से मीटिंग करने आया है। थोड़ी देर में एक दूसरा आदमी भी वहां आता है। दरअसल कीट उसे एक पुरानी बंदूक बेचने आया था, लेकिन दूसरा आदमी पैसे देने से मना कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन कीट पहले से ही तैयार होता है। उसके ट्रक से उसका रोबोट हरमन बाहर आता है और उस आदमी को मार देता है। मिशेल और क्रिस, जो ये सब छुप कर देख रहे थे, हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये साफ था कि कीट ने एक ऐसा रोबोट छिपा कर रखा है जो पूरी तरह से कॉन्शियस है, जबकि ऐसा करना कानूनन अपराध है। इसके बाद कीट और हरमन उस मरे हुए आदमी को ट्रक में डालते हैं। फिर मिशेल और क्रिस चुपचाप ट्रक में घुस जाते हैं ताकि रोबोट जॉन तक पहुंच सके। उन्हें नहीं पता था कि दूर एक बेस पर बैठा सोल्जर मार्शल उन्हें ट्रैक कर रहा है। वह ट्रक की लोकेशन पकड़ लेता है। कीट, जिसे अंदाजा नहीं कि उसके ट्रक में घुसपैठ हुई है, वह अपने अड्डे पर पहुंचता है और हरमन के साथ सामान उतारने लगता है। तभी ट्रक के अंदर से मिशेल की आवाज आती, जिससे कीट उन्हें पकड़ लेता है। मिशेल उसे सब सच बता देती है कि उसे डॉक्टर एम से मिलना है ताकि वह अपने भाई की असली बॉडी तक पहुंच सके। कीट उसे समझाता है कि रोबोट जॉन बहुत खतरनाक जगह है और वह उसे वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन मिशेल जिद पर अड़ी रहती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि कोई और भी उनके ठिकाने में घुस आया है। वो कोई और नहीं, मार्शल ही होता है। वह अंदर आते ही सबको घेर लेता है और कहता है कि यहाँ 2 गैरकानूनी रोबोट्स मौजूद हैं, हरमन और क्रिस। वह चाहता है कि सब लोग हथियार डाल दें। मिशेल और कीट शुरू में झूठा सरेंडर करते हैं ताकि उनके रोबोट्स पीछे से हमला कर सकें, लेकिन मार्शल चालाक होता है। वह हमले का अंदाजा लगा लेता है और दोनों रोबोट से लड़ने लगता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, पूरा स्ट्रक्चर ढहने लगता है। कीट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका ठिकाना पूरा बर्बाद हो चुका था। मिशेल उसे फिर से सारी सच्चाई बताती है कि वो ये सब सिर्फ अपने भाई के लिए कर रही है और वह डॉक्टर एम से मिलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब जब मिशेल की सच्चाई कीट को समझ आ जाती है तो वो आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने सबसे बड़े रोबोट को एक्टिवेट करता है, जो उसके पुराने साथी हरमन रोबोट का एक बड़ा वर्जन है। इस रोबोट के अंदर बैठकर हरमन उसे कंट्रोल करता है और वे लोग मिशेल को लेकर उस खतरनाक इलाके की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वही वैज्ञानिक थन जिसने न्यूरो मशीन बनाकर इंसानों को रोबोट्स के खिलाफ जंग में जीत दिलवाई थी, अब एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा होता है। लेकिन उसकी ये नई मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। उसके जूनियर उसे रिपोर्ट देते हैं कि वो जो डेटा सोर्स इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो भी धीमा पड़ गया है। ये सुनकर थन गुस्से से भर जाता है, क्योंकि इसी डेटा सोर्स से उसकी सारी मशीनें चल रही थी। और फिर यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो डेटा सोर्स कोई और नहीं बल्कि क्रिस ही है, यानी मिशेल का भाई, जो असल में कोमा में पड़ा है। थन ने उसे एक खास मशीन से जोड़कर उसके दिमाग की शक्ति को जिंदा रखा है और उसी से सारी इन्वेंशन कर रहा है। असल में थन की न्यूरो मशीन भी क्रिस के ब्रेन से ही बनी थी, लेकिन अब चूंकि क्रिस ने अपने दिमाग की चेतना को एक रोबोट में ट्रांसफर कर दिया है और मिशेल के पास पहुंच गया है, इसलिए थन को अब क्रिस की पूरी ब्रेन पावर नहीं मिल रही।